बहुजन समाज के लिए गवर्नर बनने के बाद बाबू परमानंद जी किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर उतरे, अपने लोगों की तकलीफ़ों को पहचाना, और ये सारी कहानी हमको आज बताने जा रहे हैं इंजीनियर हेमराज फोंसा जी, जो बाबू परमानंद जी से मिले भी हैं और उनके बारे में जानते हैं, उनके परिवार के बारे में और उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवनी पर आज इन्होंने प्रकाश डाला है। आप ਇਹ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗੀਤਾ ਇਹ गायनोकोलॉजिस्ट है, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚੈਰੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਆਪ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਸੁਦੇਸ਼, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ LLM ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਵਰੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ जी। ਇੱਥੇ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि बाबू परमानंद जो थे, किस परिवार में उनका जन्म हुआ, किस जगह पर उनका जन्म हुआ, गांव कौन सा था और उनका शुरुआती जीवन का संघर्ष कैसा रहा? बाबू परमानंद जी का जन्म सरोर गांव है यहाँ बिश्नाह के पास, वहाँ हुआ था जी। उनके फादर साहब जो थे उनका नाम था जग्गू राम और माता का नाम था मतिया जी। तो बाबूजी अपने बचपन से ही होनहार थे, उनका खूबसूरत थे, शरारती भी थे जैसे कि बच्चे होते हैं। तो इस तरह से उनका वहाँ जन्म हुआ। और जैसे कि समाज में उस वक़्त था, हमारे लोगों को जो दलित समाज है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनको पढ़ने का तो कोई जुगाड़ था नहीं, इसलिए उनका भी तकरीबन जीवन जो था वो अनपढ़ ही रहने का था, बनता था। माँ बाप जो हैं वो अनपढ़ ही थे, लेकिन वो संत मत के साथ जुड़े हुए थे, संत मत की बात भी सुनते थे, उस पर अमल भी करते थे जी। तो बाबूजी को कि जो पहला स्कूल था वो सरोर में ही प्राइमरी स्कूल था उस समय में, उसमें दाखिल करवाया गया। उसके बाद बाबूजी ने बिश्नाह से मैट्रिकुलेशन की। बिश्नाह और सरोर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 6 किलोमीटर के करीब है, और रास्ता ऊबड़ खुबड़ और नंगे पाँव जाना कई बार, मतलब ये भी होना कि जब चल रहे हैं, चलते चलते भाग के कहीं घास दिखाई गर्मी में हो तो वो उस पर खड़े हो जाना, इस तरह से करके वो अपनी पढ़ाई में रहे। लेकिन पढ़ाई में उनका ध्यान जो था वो पूरा था, और क्लास में वो पढ़ने में काफ़ी होशियार थे। उन्होंने जब मैट्रिक की तो मैट्रिक में भी वो अपने स्कूल में फर्स्ट रहे। तो बाबूजी के घर में कौन कौन था, कितने बहन भाई थे, और परिवार का माहौल कैसा था, कमाई का साधन क्या था? बेसिक कमाई का तो ये जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। अब कुछ अपनी ज़मीन भी थी इनकी। ये 4 भाई थे, और उनमें से एक भाई जो था इनका सबसे बड़ा, जो वो पढ़ा हुआ था, पढ़ा लिखा था, और वो उस ज़माने में पहले पटवारी, उसके बाद गिरदावर, और कुछ समय के लिए वो नायब तहसीलदार भी बने थे जी। तो दूसरे भाई जो थे वो तो थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, लेकिन आमतौर जैसे हम कहते हैं कि वो अनपढ़ की लाइन में थी। तो इनकी शायद 3 बहनें थी, और जब मेरे संपर्क में आया तो वो तीनों भी अपने बाल बच्चे वाली थी, और भाई भी इनके जो थे वो बाल बच्चे वाले थे। उनके बच्चे भी आज इनका एक भाई का बच्चा जो है, बेटा जो है बड़े भाई का, वो IFS है, और वो चीफ कंजर्वेटर, उसके बाद जो ये होता है बोर्ड मेंबर वगैरह, उसका मेंबर रहा है। हिमाचल प्रदेश में उसने सर्विस की है। आपकी पहली मुलाकात बाबू परमानंद जी से कब हुई थी और कैसे हुई थी? ऐसा हुआ था कि बाबूजी BA करने के बाद, मैं रामगढ़ स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ वो लीव अरेंजमेंट में मास्टर लग गए थे। तो मास्टर लगने पर उन्हीं दिनों में मेरा 8th का रिजल्ट निकला था जी। तो मैं उस वक़्त 8th अपने स्कूल में फर्स्ट था। तो जब वो फर्स्ट में था तो उन्होंने रिजल्ट देखा, तो वो कहने लगे ये कौन लड़का है, मैं इसको मिलना है।
तो उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था, मेरे बुखार था। मेरे स्कूल के जो मेरे गांव के जो लड़के थे स्कूल गए थे, उन सब ने शाम को आकर के बताया जी वहाँ एक मास्टर जी हैं, वो आपको मिलना चाहते थे, गोरे गोरे हैं, बड़े खूबसूरत, और वो अभी कॉलेज से निकल के आए हैं। मैं दूसरे दिन गया तो मैं उनसे मिला। उनके साथ उस वक्त खजान चंद भी जी थे, खजान चंद राणा, जो बाद में एडिशनल डीसी रिटायर हुए हैं। ये दोनों उस वक्त मास्टर लगे थे जी। और वो मेरा जो मेल था इनके साथ, उसके फिर साथ वो मेरा फिर ज़िंदगी का मेल बन गया। वो मैंने मेरे कहने पर फिर बाबूजी हमारे घर में भी गए, गाँव में भी गए, वहाँ रात रहे। मेरा जो गाँव में का जो तरीक उस वक्त था, नहाने के लिए हम कुएं पर जाते थे। तो मैं अगले दिन भी जब गाँव गया तो बच्चों को बता रहा था कि इस कुएं पर बाबू परमानंद जी भी बाल्टी से नहा के गए हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो चलता रहा जिंदगी भर। तो एक अच्छा रिश्ता बन गया वो, ऐसा है। हाँ। तो बाबू परमानंद जो थे वो टीचर थे आपने बताया, लेकिन टीचर से राजनीति में जाने का सफर कैसा है? वो राजनीति में कैसे चले? बेसिक ये था कि वो टीचर नहीं थे, उनको लीव अरेंजमेंट में 2-3 महीने के लिए टीचरी मिली थी, क्योंकि उन दिनों मास्टर लोग कम थे, और जो वहाँ जिस वक्त उसकी ज़रूरत होती थी किसी टीचर की, तो लीव अरेंजमेंट वगैरह में वो लगा लेते थे जी। वहीं से इनकी सिलेक्शन जो है वो एमए के लिए इसमें अलीगढ़ मुसलमान यूनिवर्सिटी में हुई थी जी। और वहाँ से वो रामगढ़ से ही आने के बाद वो फिर अलीगढ़ मुसलमान यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ से उन्होंने एमए LLB की थी जी जी। तो इस तरह से मतलब है वो जो थे वो टीचर नहीं रहे, टीचर 3 ही महीने रहे। जैसे कि मैं भी एक ज़माने में 3 महीने टीचर रहा था गवर्नमेंट हाई स्कूल सांबा में जी। अब मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और इंजीनियरिंग कॉलेज से जब छुट्टी हुई तो बाबूजी तब वहाँ MLA थे। तो जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल को कहने लगा, बाबूजी से बात करने लगा कि हमें साइंस टीचर नहीं है, लड़कों को तंगी हो रही है। तो बाबूजी ने कहा हमारा लड़का यहाँ एक जो है वो आया हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, उसको साइंस आती है, तो आप उसको क्यों नहीं रख लेते? तो वो 3 महीने के लिए 65 रुपये तब मंथली तनख्वाह होती थी। तो उन्होंने 3 महीने वहाँ मुझे स्कूल में रख लिया। ये किस दशक की बात है, कब की बात है ये बात जो है मैंने मैट्रिक ये हाँ ये 62-63 की बात है। मैंने मैट्रिक 59 में किया था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में 61 में किया था। अच्छा, एक सवाल ये कि बाबूजी जब आपसे मिले, आपने कहा कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए, वहाँ से LLB की उन्होंने, लेकिन LLB करने के बाद राजनीति की ओर रुख कैसे बदल गया? ऐसा ये हुआ कि जिस वक्त वो वहाँ से आया तो उन्होंने देखा कि जो हमारा जो संविधान है, हमारा जो सिस्टम है, उसमें बातें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो किसी की मदद करने की, जो स्टेट का जो पैसा बांटने की है, जो किसी जगह लगाने की है, वो ताकत तो पॉलिटिकल लोगों के पास है। बाकी तो सारे बातें करने के लिए हैं, अपना मतलब प्रॉब्लम बता सकते हैं, लेकिन उनके पास हल नहीं कोई भी है। हल जो है वो तो इसके पास ही है। लेकिन बाकी ये है कि बाबूजी जो है ना वो शुरू से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। कॉलेज में एक बार प्रोफेसर सब जैसे लड़कों को पूछते हैं कि आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे। जब उन्होंने क्लास में पूछा तो बाबूजी की जब बारी आई तो उन्होंने पूछा, परमानंद तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा मैं मिनिस्टर बनूंगा। तो वो तब से ही उसका मतलब वो था कि मैं मिनिस्टर बनूंगा। ये एम था उनका पहले से ही, ये उनका पहले से ही धारणा थी। जिस वक्त वो MA LLB करके उस वक्त वो आए तो वो MA LLB उस वक्त बहुत बड़ी तालीम थी, और हमारे इलाके में शायद ही कोई लड़का उनसे पहले MA LLB करके आया होगा। तो फिर इसने पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम भी दिया, उसमें ये बड़ी मेरिट से आए। और फिर जब बख्शी गुलाम मुझसे मिले इन्होंने मुझसे मिले तो वो कहने लगा, यार तेरी तो इतनी मेरिट है, तो मैं तुमको DSP लगा देता हूँ, नहीं तो सब जज लगा देता हूँ। तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? घर वालों की मर्जी यही थी कि कहीं आए, अब गुर्बत इतनी है, कोई पैसे 4 तनख्वाह के आए तो हमारा भी कुछ गुजारा चले। लेकिन इसने उन सब को कहा नहीं, मैं पॉलिटिक्स में ही जाऊंगा। तो
बख्शी गुलाम मोहम्मद ने पहले काफ़ी अपोज किया, उसके बाद जब ये उन्होंने कहा कि ये नहीं माने तो फिर उन्होंने रामगढ़ से उन्हें 62 में जो है वो सीट दी थी, रिजर्व सीट थी, और रामगढ़ की सीट थी उस वक्त। तो वो जो थी वहाँ से फिर ये पहली ही बार जीत गए थे। बाबूजी फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कुछ कड़े कदम लिए थे, ये सुनने में आता है। वो कड़े कदम क्या थे? देखिए, उस वक्त सेक्रेटरीट में जो दरबार जो हमारा एम्प्लॉइज थे वो 6 महीने के बाद जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू होता था, दरबार मूव जिसको कहते थे, बड़ी देर से चल रहा था। तो उनमें लोग जो मूव टीए था उसकी 4 स्लैबें थी, चपरासी को दूसरा था, चीफ सेक्रेटरी को दूसरा था। तो जब बाबूजी के नोटिस में ये बात आई तो उसने 4 स्लैबें तोड़ करके एक स्लैब बना दी थी कि चपरासी को भी वही मिलेगा जो चीफ सेक्रेटरी को मिलता है। एक तो उन्होंने ये किया, दूसरा उनको विकास पुरुष कहते हैं। मतलब उन्होंने कंडी एरिए में पानी की प्रॉब्लम कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस वक्त सॉल्व कर दी थी। सांबा और दूसरी जगहों पर ट्यूबवेल खुदवाए। उन्होंने एक ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए भी बनवाया था, चिच्ची माता के पास से लेकर के तो यहाँ देवक तक जितना एरिया था उसमें उस वक्त इरिगेशन होती थी। ये सारी चीजें, वो जो देवक है उसमें जो बंद बनाया है, जैसे बहुत सी जमीन निकली है बसंतर की जी। ये बहुत सी बातें जो है ना जो उन्हें, और जो आपका जो ये है ना क्या कहते हैं जो बॉर्डर पर हमारा सही है, सही, तो सही को कहीं से रास्ता नहीं था जी। अगर आप अरनिया से जाएं तो कोई बहुत बड़ा नाला वहाँ था। हाँ। अगर आप आरएसपुरा से जाएं तो वहाँ नाला था जी। तो वहाँ आदमी जा ही नहीं सकता था। तो जो इसका पुल है सही का, वो बाबूजी ने बनवाया था उस वक्त जब फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब उस अपने मतलब उसमें लोगों के लिए जब वो यहाँ के एमएलए थे जी। और बाबूजी के टाइम में विजयपुर से नंदपुर तक और नंगा तक सड़क बनी थी, चाहे कच्ची ही बनी थी, और आगे कहीं नहीं गई अभी तक। जो उन्होंने बनाई है वही है, उसी को आगे पीछे कर रहे हैं। जो इतना मतलब उन्होंने काम करते थे, वो विकास पर कई स्कूल बनाए, कई स्कूलों को अपग्रेड कराया। हाँ। क्योंकि वो लोगों का काम करने के लिए ही आए थे जी जी। बेसिक मुद्दा ये था कि वो उनके लिए ही करने आए थे। एक बार जब उनका मतलब उनको श्रीनगर में काम हुआ, कोई उसको मतलब वो तो कहने लगे, तो मैंने कहता वहाँ कुछ पैसे लगते थे, कहता मेरे पास तो है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो जो मैं भी उस वक्त पढ़ता था, तो जम्मू से कुछ कागज लेने से तो मैं मतलब आया था और उनको लेकर के दे के गया था। मतलब आप खुद जेब में कोई ऐसा मतलब लंबा चौड़ा वो नहीं था। अच्छा, एक चीज़ ये है कि बाबूजी को 400 रुपये की ज़रूरत पड़ी थी एक टाइम, जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे। तो वो पैसों की ज़रूरत कैसे पड़ी, किसने पैसे भेजे थे और वो उनको क्यों ज़रूरत पड़ी थी पैसों की? उन्होंने उस वक्त बाबू जगजीवन राम जी को एक खत लिखा था। तब खत ही होता था जी, मोबाइल नहीं था जी। तो खत लिखने के बाद कि मुझे तंगी है यहाँ, मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बाबू जगजीवन राम जी ने उनको 400 रुपया नकद भेजा था उस वक्त बाई पोस्ट। तो वो आकर के पोस्टमैन ने उनको दिया जी। यहाँ उन्होंने मैट्रिक BA करने के बाद कुछ दिन सड़क पर दिहाड़ियाँ लगाई हैं अपने लिए पैसे करने के लिए। उन्होंने खेत में काम किया है, जिम्मेदारों के खेत में, उन्होंने सड़क पर काम किया है। ये जीवन है बाबू परमानंद जी का। हाँ, ये जीवन है। ऐसे नहीं है कि कोई मतलब वो कोई राजवाड़ा उठा और चला गया तो उसने वो संघर्ष से निकले थे। जैसे आपने ये हमारे वो एक साथी है, वो निमहोरिया जी है, उनका अमर सिंह निमहोरिया, वो आजकल प्रिंसिपल है जी हरियाणा में। ये किताब उन्होंने लिखी है बाबूजी की जीवनी पर। ये उस वक्त बाबूजी की लाइफ टाइम में लिखी है जी। तो इसलिए ये है कि ये इन्होंने पूरा ये संघर्ष ऐसे नहीं लिखा है। उनके राग राग में संघर्ष की बात थी। जब भी जाकर जिस वक्त वो लास्ट में वो नहीं थे, मिनिस्टर भी नहीं थे कुछ, तो उस वक्त सारी स्टेट के अगर किसी बंदे के पास किसी इंसान के पास कोई लोग आते थे अपनी बात बताने के लिए, तो वो बाबू परमानंद था जी। बाबू परमानंद ने
एक समय में ये कहा था लास्ट में कि मुझे काम करना है, कम से कम एक बंदे का रोज करना है। ये जब वो चारपाई पे भी लेटे थे, ये थी उनकी मतलब है पर्सनैलिटी। ये संकल्प ले रखा था उन्होंने। ये संकल्प लेके रखा था लास्ट में भी कि एक बंदे का तो कम से कम ट्रांसफर, प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट, कुछ ना कुछ एक बंदे का जरूर करना है। किसी की जमीन का मसला हल करना है, किसी का कुछ करना है, एक बंदे का कम से कम। जी। और उनके घर की बिल्डिंग में जो पिलर है ना, उस पिलर के ऊपर उसने 5.5, 5.5, 5.25 और 6 के निशान लगा करके पेंसिल से रखे थे। जो भर्ती होने के लिए पुलिस में, आर्मी में, जो पुलिस में आते थे, तो पहले उस लड़के को वहां खड़ा करता था, तेरी हाइट है बराबर या नहीं। अच्छा, ये वो पहले वेट, हाँ, कि अगर मैं किसी को कहूँगा भी सिफारिश, तो तेरी वहाँ हाइट ही होगी तो तू पास नहीं होगा, तो इसका मतलब दूसरे किसी का जो पास हो सकता है उसका चांस गवाएगा। मतलब स्ट्रिक्ट भी थे वो। हाँ, स्ट्रिक्ट भी थे। असूल बड़े मजबूत थे उनके। स्ट्रिक्ट, सारी उम्र वेजिटेरियन रहा। अच्छा, वेजिटेरियन रहे। शराब को हाथ नहीं लगाया। आज उसके बच्चे भी जो हैं, उन्होंने अपने बच्चे जो हैं वो अपनी मेरिट से आए हैं। किसी ने आरक्षण नहीं दिया है, अपनी मेरिट से आए हैं। तो इसलिए ये है कि वो ऐसा नहीं था, वो मतलब वो जो थे करप्शन के अगेंस्ट थे, टाइम के पाबंद थे। और वो कहते थे कि ये जो डेवलपमेंट है, इंदिरा गांधी ने कहा 21 पॉइंट प्रोग्राम, उस नरसिम्हा राव उसने पता नहीं 18 प्रोग्राम रखे, उसने कहा जी मैं तो 3 ही प्रोग्राम कह समझता हूँ। जो हर हाथ को जैसा वो काम कर सकता है वो दे दो। गांव में जो रहने वाला है उसको 4 एकड़ जो मतलब है वो है इसमें इरिगेशन की, और खुशकी के 6 एकड़ जमीन दे दो, तो घर दे दो छोटा मोटा। तो ये सारी मतलब प्रोग्रेस चाहिए लोगों को। 3 प्रोग्राम कहते थे वो। ये प्रोग्राम उन्होंने अखबार भी अपने निकाले थे। क्या डिप्रेस्ड क्लास, वो उसका नाम था डिप्रेस्ड इंडिया या कुछ ऐसे करके। पहली इलेक्शन जीतने के बाद आपने बताया कि एक लंबा समय ये जीतते रहे, और उसके बाद बहुजन समाज के लिए जो इन्होंने काम करना शुरू किया, किस तरीके के काम जो थे वो स्टार्टिंग में इन्होंने किए, कि बहुजन समाज को किन चीज़ों की ज़रूरत है, राजनीति में रहते जो काम किए इन्होंने? देखिए, जो कहते हैं ना कि जो कंडे हैं उनके मुंह जो तो वो पहले से ही मतलब शार्प होते हैं, त्रिखे होते हैं। बाबू परमानंद जी जब यहाँ कॉलेज में भी पढ़ते थे तो वो ये नहीं है कि वो उस वक्त समाजी काम से जुड़े हुए नहीं थे। उन्होंने बख्शी गुलाम मोहम्मद को उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहते थे, हमारे चीफ मिनिस्टर को, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद को उन्होंने उनकी कार रोक करके उनको कहा गुरु रविदास जी के जन्मदिन की हमें छुट्टी चाहिए जी। तो ये बाबू परमानंद ही थे जिन्होंने गुरु रविदास जी के जन्मदिन की छुट्टी बख्शी गुलाम मोहम्मद से लेकर के दी थी। और जब यहाँ हमारे लोग जब लड़के आते थे गाँव से ही ज्यादा, तो उनके रहने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए तो रहना कहाँ है, तो हमारे यहाँ गुमट के ऊपर एक हमारे बुजुर्गों ने गुरु रविदास मंदिर बनाया था जी। तो ये 10-20 लड़के जो थे वहाँ रहते थे। और इनको जब ये इस महसूस हुआ तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हमारे लिए कि हॉस्टल चाहिए। और जो जीजीएम साइंस कॉलेज है उसमें एक विंग जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सोशल वेलफेयर के फंड से बना था, जिसमें मैं भी रहा हूँ। तो इसलिए ये जो सारे काम हैं ये करते रहे। स्कॉलरशिप लेना था, वहाँ कोई एक काम थोड़े तो बहुत मुश्किल थे। स्कॉलरशिप लेना भी कोई प्रॉब्लम, किसी का फार्म भरो, किसी का कुछ करो, किसी की मदद करो, तो ये हिसाब था उस वक्त। मतलब ये एक यूनिटी की बात चल रही थी कि सारे जो थे वो एक दूसरे की मदद करते थे जी। तो ये उनमें मतलब लीडर टाइप आदमी था, ये सबकी मदद करता जी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि बाबूजी कब तक विधायक रहे, फिर मिनिस्टर बने और गवर्नर भी रहे हैं? देखिए, बाबू परमानंद जी पहली इलेक्शन जब लड़े ना तो इनकी ये अनसीट हो गए थे। लोग मतलब इनके बरखिलाफ कुछ ये हुआ तो ये कोई 1.5 साल अनसीट रहे थे। उस जमाने में ये सांबा में 2 साल के करीब इन्होंने वकालत भी की थी जी। और वकालत भी इनकी ज़्यादा जो थी वो ज़्यादा उस पर नहीं थी जो सोशल लोगों के
समझौते करवाने, कुछ मतलब किसी का डिस्प्यूट है उसको समझा बुझा करके तो वो लोगों को छुड़ाना इस मुसीबत से कि आप क्यों इसमें फंसते हो, ऐसा ही है। और मुझे मैं उस जमाने में तो एक दो केस तो इन्होंने मुझे दिया कि उनके घर में जाओ, रहो, वहाँ उनको कन्विंस करो, और ये जो मुसीबत में फंसे हुए हैं, जहाँ वो खुद जिसकी वकालत करता था उनके घर मुझे भेजा। मैं वहाँ रात रहा, तो वहाँ से जाकर के हम दोनों को मैंने इकट्ठा किया और रात को वहाँ से समझौता करवा करके दूसरे दिन कोर्ट में समझौता करवाया। ज़्यादातर ऐसे काम करते थे। और ये फिर जब इन्होंने 67 में इलेक्शन जो है वो सांबा से जीती थी और बड़े अच्छे वोटों से इलेक्शन जीती थी, उसके बाद ये फिर मिनिस्टर बने थे। तो पहली बार इनको ट्रांसपोर्ट का मिनिस्ट्री जो है वो दी गई थी। तो उसके बाद गवर्नर जब बनते हैं ये, तो उस दौर में किस तरीके से बहुजन समाज का काम करते रहे ये, या बहुजन समाज के लिए चिंता जो इनके दिमाग या दिल में थी? देखिए, मिनिस्टर जब बने जी पहली बार, तो उस वक्त ये था एक कमीशन बना था, गजेंद्र कारकर कमीशन। उसने ये कहा था कि कश्मीर के लोगों को 60% रिप्रेजेंटेशन और जम्मू वालों को 40%। लेकिन बाबूजी ने सर्वे करवाने के बाद ये पाया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में तो जम्मू के 3 ड्राइवर हैं और 2 कंडक्टर हैं। उन्होंने जब मतलब उस वक्त वो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने करवाई तो उन्होंने 60% जम्मू के लोग जो थे वो लगवा दिए। उनकी शिकायत हुई कि ये कहाँ से, आप तो लोग आज हर किसी को जनसंघी कहते हैं, उस वक्त कश्मीर में बाबू परमानंद को जनसंघी कहा जाता था। और उस वक्त कासिम साहब ने इनको बुलाया, भाई ये क्या किया है, तो इसने उनको सारा डाटा बताया। तो फिर उसने कहा कि भाई हम थोड़ी देर के बाद ये इसको रिवर्ट कर देंगे। तो ये नहीं है कि भाई मतलब वो गवर्नर बनने पर ही, जिस वक्त वो उनके पास हाउसिंग और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था, तो एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उनके कमरे में बैठा था, मैं भी वहां चला गया। तो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जो वो IAS अफसर था, चिप साहब थे, उन्होंने क्या किया कि बाबूजी ने उसको कहा कि चिप साहब, अब आपने तो मेरे साथ काम करने का समय आ गया है, इसलिए आप अपने तरीकेकार बदल दो। ये बाबूजी ने कहा? बाबूजी ने कहा, मेरे सामने कहा। वो हैरान हो गया कि भाई ये क्या कह रहे हैं बाबूजी, मैं समझा नहीं। उसने कहा ये समझना क्या है, सोशल वेलफेयर में इस बार जो लैप्स होते हैं फंड्स वो 0 होने चाहिए। एंड दैट इज ए रिकॉर्ड के उस साल जो स्कॉलरशिप के किसी को मशीन देना है, किसी को कुछ करना है, तो वो फंड्स जो थे वो 0 उस बार लैप्स हुए, उसका लैप्स हुए जी हाँ, टोटल। और हाउसिंग बोर्ड की ये बात है कि जब हम लोग वहाँ उस वक्त मिले तो हमने उनसे ये कहा कि भाई जम्मू में गांधीनगर कॉलोनी पहले बनी, हमारे लोगों की कोई रिजर्वेशन नहीं थी। शास्त्री नगर बनी थी उस वक्त, तो हमने कहा जी शास्त्री नगर, तो बाबूजी उस वक्त हाउसिंग मिनिस्टर 40 प्लाट यहाँ उन्होंने रिजर्व किए थे जी, और हमारे 40 प्लाट लोगों को 40 प्लाट मिले। उसके बाद उन्होंने जानीपुर कॉलोनी जो है, उन्होंने देखा कि गरीब लोग हैं यहाँ बहुत, उन्होंने मॉडर्न लाइन पर जानीपुर कॉलोनी बनवाई और लोगों को मुफ्त प्लाट बांटे थे वहाँ गरीबों को। ये ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने ये काम किया। उसके बाद यही लगन जिस वक्त इंदिरा आवास योजना आई, तो उस वक्त बाबूजी ने इतने गांव जो जहाँ स्लम था, हमारे लोग जो थे ज्यादातर बेचारे स्लम में जो छोटी छोटी गलियों में रहते थे, उन सब को बाहर जगह जो है वो लेकर के गवर्नमेंट सर्विसेज और कॉलोनियां बनाई हैं। जैसे सलैड की कॉलोनी है, जैसे यहाँ नवे शहर में कोई 10-20 कॉलोनियां हैं ऐसी जो उन्होंने लोगों को बाहर निकाल करके किया। और अंत में जिस वक्त वो गवर्नर नहीं रहे, तो यहाँ कलाली टिब्बा में उन्होंने अपनी गिरा से पैसों से लेकर के 40 लोगों को वहाँ प्लाट जमीन खरीद के दी, जो वो 40 लोग वहाँ रहते हैं। आज भी आप कलाली टिब्बा में कभी भी जाकर के देख सकते हैं, बाबू परमानंद कॉलोनी अभी भी है। तो एक सवाल ये है कि भारतीय दलित साहित्य अकेडमी, ये बाबू परमानंद जी जो हैं उन्होंने जम्मू में कब लाई और इसके पीछे खोलने की मंशा क्या थी? देखिए, भारतीय दलित साहित्य अकेडमी जो है ना, ये बाबू जगजीवन राम ने 1984 में बनाई थी ऑल इंडिया लेवल पर, और आज के डेट में हमारी ब्रांचेज जो हैं वो दूसरी फॉरेन कुछ कंट्रीज में भी हैं।
और ऑल इंडिया लेवल पर तो हर स्टेट में 2-2 4-4 ब्रांचेज हैं। बाबू परमानंद जो थे उनको डॉक्टर अम्बेडकर ने नेशनल अवार्ड जो था वो भी मिला, वो दिया था, और KR नारायणन साहब तब वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके हाथों से मिला था। और उन्होंने ये सारा बना करके जम्मू में ये जो है भारतीय दल साहित्य अकेडमी 1994 में बनाई थी। 4 कनाल जमीन JDA से ली थी, और वहाँ अपने समाज के लोगों ने ही उनकी मदद करके तो वहाँ इतनी वो भी बनाई है, बिल्डिंग बनाई है वहाँ सारा। और उनकी मंशा जो थी वो थी कि मैं यहाँ IAS और IPS जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए ये सारा बनाया था। लेकिन उनकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद फिर ये सारी बात नहीं बन पाई अभी तक। तो अभी अब तक हम कोशिश में हैं कि कुछ ऐसी बात बन जाए कि जिसमें हमारे लोगों को फायदा हो जाए ऐसा। लेकिन और फंड्स भी हैं। और अब एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे पास वहाँ 4 कनाल जमीन है जो कंस्ट्रक्शन बनी है, लेकिन हमने गवर्नमेंट से 1 रुपये की भी मदद नहीं ली है, और ना ही गवर्नमेंट JDA का कोई 1 रुपया हमारी तरफ बकाया है। वो बिल्कुल सारे समाज की है। और 13 जो शेड्यूल कास्ट जमाते हैं वो 13 के 13 ही उसके मालिक हैं। ये नहीं है कि ये रविदास मंदिर है, ये कबीर मंदिर है, ये नाभा जी का मंदिर है तो वहाँ एक जात वाले जो है उनका है। ये 13 की 13 जातें जो है ना वहाँ बैठ सकती है। एक आखिरी सवाल है कि भारतीय दलित साहित्य अकेडमी में बाबूजी का जन्म दिन मनाने का जो प्रोग्राम रखा गया है ये कब मनाने जा रहे हैं और कब लोग आ सकते हैं वहाँ पर जो दर्शक देख रहे हैं? देखिए, इस साल वैसे तो बाबूजी का जन्मदिन 10 अगस्त को ही आता है जी। इस बार जब हमने देखा, पिछले दिनों हमने 2-4 प्रोग्राम किए हैं, उसमें हमारे लोग का बहुत बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा मिला है। लेकिन अब हमने 18 तारीख को बाबूजी के ऊपर ये है ना एक सेमिनार रखा है। नॉर्मल जो प्रोग्राम यहाँ होते थे वो लोग आएंगे, उनसे थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे और चले जाएंगे। अब इस वक्त हमने समझा कि बाबूजी का जो जीवन है उसके बारे में डिटेल से अपने लोगों से बात क्यों ना की जाए। तो उस दिन हम डिटेल से बात करने के लिए 50, 60, 70 लोग जो हैं उनको बुलाएंगे। और 18 तारीख को वो हमारा प्रोग्राम है जो 11 बजे शुरू होगा वहाँ भारतीय दलित साहित्य अकेडमी में। उस दिन हमारा वहाँ सेमिनार होगा। 2-3 हमारे अच्छे बोलने वाले होंगे। उस पर हम डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी और बाबू परमानंद की जीवनी जो है उस पर बात करेंगे जी। और इसी तरह से अब हमें भारतीय दलित साहित्य अकेडमी में हम हर महीने में कोई ना कोई एक सेमिनार करेंगे, जिसमें कभी जो महात्मा ज्योतिबाई फुले की जीवनी पर बात करेंगे, कभी माता सावित्रीबाई के जीवन पर करेंगे, बाबू जगजीवन राम की बात करेंगे। इस तरह से हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी हम जो, क्योंकि हमारा काम है साहित्य से जी, लिखत पढ़ते थे। 3 किताबें तो मैंने खुद लिखी हैं जी। और JNK के मीडिया जो है उसमें मेरे 150-200 ऐसे जो हैं वो छप चुके हैं इन लोकल अखबारों में जी। आज के पेपर में भी ग्रेटर जम्मू में बाबू परमानंद जी का वो जो है वो जीवनी सारी दी हुई है जी। एज गवर्नर बाबू परमानंद जो थे वो ब्लॉक लेवल तक गए हैं, हरियाणा में ब्लॉक लेवल तक जी। उसने कहा कि मुझे इन सब पर इतना यकीन नहीं है, मैं खुद जाकर के अपने लोगों की हालत देखूंगा। और वहाँ किसी को स्कॉलरशिप, किसी को जो भी लोगों की मतलब वो बन पड़ती थी, वो यहाँ तक के जम्मू में यहाँ हमारे एक वो ब्लास्ट हुआ था गुरु रविदास जी के मंदिर, वहाँ एक कालिदास था, उनका दोनों आंखें चली गई थी। जब वहाँ मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने उसको नकदी वो जो था वो उनको भेजे थे, मदद सहायता की थी, सहायता। इसी तरह से जानीपुर में एक आर्मी की गाड़ी के नीचे आ गया था, बाबूजी को पता चला, उन्होंने नकद उसकी मदद की। तो इसलिए इस तरह से करके वो मतलब है जो थे उनकी वो मदद करते थे जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए सर। दोबारा से कभी आपको हम फ़ोन करेंगे और इस पर जरूर चर्चा करेंगे, बहुजन महापुरुषों के जीवन पर बात करने के लिए या फिर बहुजन लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। आप समय समय पर वक्त निकालते रहते हैं जी। तो उसके लिए हम तो जो हमारे इसमें पढ़ने लिखने में आया है, हम तो चाहते हैं कि समाज के साथ हम बांट दें, क्योंकि हमारे लोगों ने
ईमानदारी से। जिस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त भी हमारे लोग जो थे वो ईमानदारी से काम करते थे। जी जी। जो जूता बनाता था, गुरु रविदास जी ने जूता बना का मतलब जो कहते हैं ना साइंटिस्ट, जी तो गुरु रविदास जी ने ऐसी चीज दी जो आपकी प्रोटेक्शन भी करता है और जो लोगों को इंसाफ भी देता था। जी जी बिल्कुल। आपको पता होगा पिछली पंचायतों में लोग जब फैसला करते थे मारो इसको 4 जूते, इसको 2 जूते, जी। तो गुरु रविदास जी ने ऐसी मतलब चीज दी थी, आपकी प्रोटेक्शन भी करेगी और आपको इंसाफ भी देगी, दोनों चीजें ये हमारे लोगों का मतलब था। कोई जी। कपड़ा बुनता था, कोई टोकरी बुनता था, कोई कुछ करता था, ईमानदारी से रहते थे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।